साथियों नमस्कार। जय श्री राम, जय बालाजी की। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर मैं चर्चा करने वाला हूं जो कि कंसर्न्ड है विद द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। सबसे पहले हम आते हैं हाइलाइट्स ऑफ द की नोट स्पीच बाय मी। आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंट जजमेंट कर्नाटक हाई कोर्ट का जो कि प्रोनाउंस हुआ है 13 फरवरी 2024 को, जिसमें 6 पॉइंट जो है देखे जाने थे कोर्ट को। सबसे पहली बात, डिमांड और एक्सेप्टेंस का प्रोटोकॉल क्या होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर डिमांड और एक्सेप्टेंस साबित नहीं है और मियर रिकवरी ऑफ मनी है तो क्या अक्यूज को हम गिल्ट होल्ड कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, क्या मियर रिकवरी ऑफ मनी से सेक्शन 20 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का प्रोटोकॉल जो है मोशन में आ जाता है। चौथी इंपॉर्टेंट बात, अगर अक्यूज को एक्विटल कर दिया गया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन में तो वहाँ पर स्ट्रेटजी क्या होगी स्टेट की। पांचवी बात, जब भी इस तरह के मैटर कंटेस्ट हो रहे हैं तो डिमांड के एंगल से अक्यूज को क्या क्या देखना होता है। और छठी बात, जो बेसिक प्रोटोकॉल है प्रोसिक्यूशन के लिए और जो बेसिक प्रोटोकॉल है अक्यूज के लिए, उसको किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हुए आगे बढ़ा जाएगा। साथियों, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जो मामले बनते हैं ये बड़े नहीं हैं, केवल हम गलत तरीके से उसे कंटेस्ट करते हैं जिस कारण हमें समस्या हो जाती है। और सबसे बड़ी गलती कि आपका स्टैंड लेना आपको आता ही नहीं है। जब तक आप स्टैंड क्लियर नहीं करोगे तो कोई भी फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। मैं आपको सदैव ये कहता हूँ कि अपना डिफेंस का ब्रीफ रेडी करो, जो आप लोग करते नहीं हो। अल्टीमेटली उसका प्रभाव क्या पड़ता है कि जब आप अप्रोच करते हो हाई कोर्ट में क्वेश्चन के लिए या ट्रायल कोर्ट में मेरिट्स पे केस को कंटेस्ट करने के लिए, तो आपको केस का अता पता ही नहीं होता है। जब तक डिफेंस ब्रीफ नहीं होगा, कमी क्या है दिखाई नहीं देगी, एरर्स क्या है दिखाई नहीं देंगे, तो वहाँ पर हम किसी भी रूप में केस को आगे प्रोसीड ही नहीं कर पाएंगे। क्लियर है साथियों। इस मामले में स्टेट ने जो अपील दाखिल करी है वो सेक्शन 378 सीआरपीसी के प्रोटोकॉल के तहत जो है दाखिल की है। आपको ये बात समझनी होगी कि जब भी किसी आपराधिक मामले में सेशंस कोर्ट जो है किसी अक्यूज को एक्विट करता है तो वहाँ पर स्टेट जो है अगर अपील में जाना चाहती है तो उसके लिए सेक्शन 378 सीआरपीसी के तहत स्पेशल लीव टू अपील जो है लेनी पड़ेगी। अगर वो मंजूर होती है तो ही उस मैटर को सुना जाएगा और मेरिट्स पे जो है निस्तारित किया जाएगा। कोर्ट अगर ये मानता है कि एक्विटल गलत है और ग्राउंड ऑफ इंटरफेरेंस है और स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स हैं तो ही इंटरफेरेंस होगा, अदरवाइज इन द रूटीन मैनर इन द कैजुअल मैनर एक्विटल के जजमेंट पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि बेसिक थ्योरी क्या है, द अक्यूज शैल बी डीम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी। और जैसे ही अक्यूज बरी होता है ये प्रिजम्पशन भी डबल प्रिजम्पशन की कैटेगरी में आ जाता है, मीन्स डबल प्रिजम्पशन ऑफ द इनोसेंस। इस मामले में कुछ फैक्ट्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसको हमको नोट डाउन करते हुए चलना है। फैक्ट नंबर 1, द अक्यूज्ड इज़ अ पब्लिक सर्वेंट। नंबर 2, उस पर आरोप किया है कि उसने किसी क्लेम को सेटल करने के लिए कंप्लेनेंट से 5,000 रुपये रिश्वत के मांगे। कंप्लेनेंट के 2 बेसिस यहाँ पर हैं। पहली बात तो अक्यूज ने अपनी ऑफिशियल पोजीशन का मिसयूज़ किया है और ये कहते हुए कि वो फेवर करेगा अक्यूज को 5,000 रुपये की ब्राइब को जो है वो डिमांड किया, जिसको हम कहेंगे इलीगल ग्रेटिफिकेशन या अनड्यू एडवांटेज। और दूसरी बात ये कि वो ये पैसा नहीं देना चाहता है, जिस कारण उसने ये मैटर रिपोर्ट किया लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को। उन्होंने उस रिपोर्ट पर वेरिफिकेशन किया, अल्टीमेटली ट्रैप को ऑर्गेनाइज किया और अक्यूज को जो है पकड़ लिया रंगे हाथों। अक्यूज जो है चार्जशीट हुआ और अल्टीमेटली उस पर मुकदमा जो है चलाया गया। प्रोसिक्यूशन ने अपने विटनेस रखे, अक्यूज ने अपने तर्कों को रखा और अल्टीमेटली ट्रायल कोर्ट ने ऑक्यूलर और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को कंसीडर करते हुए अक्यूज को जो है बरी कर दिया। मामला जो है अब पहुंचा हाई कोर्ट के सामने। अब कुछ तर्क रखे गए स्टेट के द्वारा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, इसको आप जो है नोट डाउन करते हुए चलिएगा। पहला तर्क ये था स्टेट का कि ट्रायल कोर्ट ने जो एविडेंसेस हैं उसको प्रॉपरली एवेल्यूएट नहीं किया है, उसको प्रॉपरली अप्रिशिएट नहीं किया है। जो भी सर्कमस्टेंसेस फाइल पर हैं उससे किसी भी रूप में ये नहीं कहा जा सकता कि केस ही मेड आउट नहीं हो रहा है, जबकि एम्पल एविडेंसेस फाइल पर हैं जिसके अवलोकन मात्र से ये स्पष्ट होता है कि कन्विक्शन का केस था, जबकि ट्रायल कोर्ट ने एविडेंस को प्रॉपरली अप्रिशिएट ही नहीं करा। तो कुल मिला के ट्रायल कोर्ट की कॉम्पिटेंसी पर ही क्वेश्चन मार्क खड़ा किया गया और ये कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने माइंड ही अप्लाई नहीं किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि शैडो विटनेस और परिवादी के बयान जो है वो कंसिस्टेंट है, ये भी तर्क रहा है कंसर्न स्टेट का। इनके बयान जो है प्रॉपर थे, बट इम्प्यून जजमेंट पास करते हुए इस पोजीशन को देखा ही नहीं गया।
तीसरा इंपॉर्टेंट तर्क था कि देयर इज़ अ पेंडेंसी ऑफ वर्क, और पेंडेंसी ऑफ वर्क एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है, आप सब जानते हैं, ये जनरेट करता है मोटिव। तो डिमांड और एक्सेप्टेंस को ये आवश्यक नहीं है कि डायरेक्ट एविडेंस से साबित किया जाए, अगर इनडायरेक्ट एविडेंस भी है, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी है, तब भी डिमांड और एक्सेप्टेंस को साबित किया जा सकता है, और रिकवरी ऑफ मनी उस सिनेरियो में एक इंपॉर्टेंट चेंज जो है वो क्रिएट करता है। जबकि ये सारे पॉइंट भी ट्रायल कोर्ट ने नहीं देखे। इन्होंने कुछ जजमेंट्स पर रिलाई किया, और अक्सर प्रोसिक्यूशन इन जजमेंट्स पे जो है रिलाई करता है। ये जजमेंट कौन कौन से हैं? भगवान बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, दूसरा है शंकर भाई बनाम स्टेट ऑफ गुजरात, तीसरा है विनोद कुमार गर्ग बनाम स्टेट। नोट डाउन कर लेना आप लोगों ने, नहीं करा तो वीडियो को स्टॉप करना, साथ साथ जो है नोट डाउन करते हुए चलो। CM शर्मा बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, सुरेश चंद्रा वर्सेज स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, फूले सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और नीरज दत्त वर्सेज स्टेट ऑफ NCT। इस पर दोनों ही रिलाई करते हैं, प्रोसिक्यूशन भी और स्टेट भी। और यहाँ पर जो अक्यूज्ड है उसका कहना ये है कि जो बयान है उसमें विरोधाभास है। अगर PW11 जो परिवादी है और PW7 जो शेडो विटनेसेस के बयानों को देखा जाए तो यहाँ पर मेजर जो है विरोधाभास दिखेगा। तो इससे ये प्रकट होता है कि स्टोरी कॉन्कॉक्टेड है और ये शेडो विटनेस मौके पे था ही नहीं, इसको बाद में जो है ग्राफ्ट किया गया है। दूसरी बात, इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेशन नहीं है जो कि आवश्यक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, डिमांड एंड एक्सेप्टेंस जो है प्रूव नहीं हुआ है, जिस कारण अक्यूज को जो है एक्विट करो। और इन्होंने N विजय कुमार बनाम स्टेट और नीरज दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ NCT पर रिलाई किया। अब सारे वकील ये कहते हैं कि भाई डिमांड और एक्सेप्टेंस साबित नहीं होगा तो अक्यूज को बरी करना होगा, पर इसके पीछे का लॉजिक क्या है ये समझाया इस कोर्ट ने। साथियों, मोटी मोटी बात क्या होती है कि हमें सबसे पहले थ्योरीज को देखना होता है और उसके लाइट में फैक्ट्स को देखना होता है, फिर बहस करने का जो है मजा अलग ही आता है। तो थ्योरी क्या है? डिमांड इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड, ठीक है। एक्सेप्टेंस इज़ रिक्वायर्ड टू बी प्रूव्ड, और ये प्रूव का मतलब ये नहीं है संभावनाओं पे, प्रूव का मतलब है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। देयर शुड नॉट बी एनी रूम ऑफ डाउट। क्लियर हो गया आपको? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जब भी कोई डिमांड रेज होगी या कोई एक्सेप्टेंस का बिंदु आएगा तो हमेशा ही अक्यूज के पार्ट पे ओवर एक्ट को भी जो है देखना होगा। दूसरी बात, वो किस तरह से विलिंग है टू अब्यूज़ द ऑफिशियल पोजीशन, वो किस तरह से हर कीमत पे ही अनड्यू एडवांटेज चाहता है, ये सारे पैरामीटर देखने होंगे। तो सर्कमस्टेंसेस की जो मोती हैं इसको पिरोना पड़ेगा एक चेन फॉर्म में। अगर वो चेन प्रॉपर है, उसमें ब्रेकेज नहीं है और कोई ग्राउंड नहीं है डाउट करने का, तो वहाँ पर इन्फ्रेंस जो है ड्रॉ होना शुरू हो जाएंगे। क्लियर है? डिमांड को साबित करने का जो बेसिक प्रोटोकॉल है वो है परिवादी के बयान और अकम्पनिंग विटनेस के बयान। अगर परिवादी की जो बयान है या जो स्टोरी है वो मिसमैच हो रही है विद द इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस एंड अदर एविडेंसेस, और अकम्पनिंग विटनेस भी जो है इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है और वो अपनी अलग स्टोरी सेटअप कर रहा है, तो ये विरोधाभास में डिमांड सस्पेक्टेड हो जाती है। आजकल रिसेंट ट्रेंड क्या हो रहा है इंडियन कोर्ट्स का कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उसकी लाइट में कोर्ट जो है कंक्लूजन ड्रॉ कर लेता है कि चूँकि आवाज़ है, आवाज़ खंडित नहीं है, जिस कारण सफिशिएंट ग्राउंड है टू अज्यूम दैट द अक्यूज इज कल्प्रिट। क्लियर है? अगर डिमांड को लेकर कोई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है और उसमें आपकी आवाज़ का कंफर्मेशन आता है तो आप सबको मेरी यही सलाह है कि आप अपने स्तर पर भी वॉइस स्पेक्ट्रोस्कोपी कराइए। और अगर आप अपने विटनेसेस को पेश करते हैं और ये विटनेस कोरोबरेट करते हैं कि वॉइस स्पेक्ट्रोस्कोपी एनालिसिस में या ऑडियोमेट्रिक एनालिसिस में वॉइस जो है मिसमैच है या कंक्लूजन जो लेबोरेटरी ने दिए हैं वो गलत है, या ऐसी स्थितियाँ फाइल पर हैं कि वॉइस मिसमैच के साथ साथ प्रोबेबल भी आ रही है, तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको जो है फ़ायदा हो जाएगा। तो आप अपने स्तर पर भी अपना एक एक्सपर्ट एविडेंस जो है पेश कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश जोन में ये अक्सर देखने को मिला है कि जो ट्रायल कोर्ट्स हैं 80% मैटर्स में केवल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर रिलाई करके ही कन्वर्ट कर रही है, भले उसका ऑथर एग्जामिन हुआ या नहीं हुआ। फिर वो मुकदमे जो है बाद में बरी होते हैं हाई कोर्ट जाके, बट दिक्कत कितनी हो जाती है। तो इस बात को जो है दिमाग में रख के हमको चलना पड़ेगा। तो इस केस में कोर्ट ने जो प्रिंसिपल्स है उसको अप्लाई किया और कोर्ट ने जो है ड्रॉ करे 3 कंक्लूजन। सबसे पहली बात कि PW11 मीन्स कंप्लेनेंट जो है ये अकेला ही गया है अक्यूज से मिलने। इनके बीच क्या बातचीत हुई ये शेडो विटनेस से ना देखी ना सुनी क्योंकि वो बाहर खड़ा हुआ था। इसके अलावा सिग्नल देने की बात को लेकर भी दोनों के बीच विरोधाभास है। PW11 को समझाया गया था, मीन्स परिवादी को ये समझाया गया था कि आप पेन के माध्यम से जो है हमें इशारा करोगे, जबकि जो पंच विटनेस है वो ये कहता है कि सिर पर हाथ फिराकर जो है जो परिवादी है उसने इशारा दिया। परिवादी कहता है कि उसने चश्मा रिमूव किया, उसके माध्यम से जो है इशारा किया, और जो कंसर्न शेडो विटनेस है वो एक अलग ही बात जो है लेके चलता है इस एंगल से। तो जब बयानों में जो विरोधाभास है वो प्रकट होता है तो ये स्पेसिफिक करता है कि कंसर्न विटनेसेस को जो है ग्राफ्ट किया गया है और उन फैक्ट को ग्राफ्ट करते हुए अक्यूज्ड को
फंसाने का जो है कार्य किया गया है। यद्यपि यहाँ पर कोर्ट ने कहा ट्रैप हुआ है, बट मियर रिकवरी ऑफ मनी कैन नॉट बी अ ग्राउंड टू प्रिज्यूम दैट अक्यूज इज कल्प्रिट। एन विजय कुमार बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी में भी यही कहा गया है, मियर रिकवरी ऑफ मनी कैन नॉट बी ग्राउंड टू प्रिज्यूम दैट द अक्यूज इज कल्प्रिट। डिमांड और एक्सेप्टेंस को जो है साबित करना होगा, और मैंने आपको बताया भी है अभी कि डिमांड को साबित करने का बेसिक प्रोटोकॉल क्या है कि जो परिवादी की बयान है और जो अकम्पनी विटनेस के बयान है इसको आप देख लो। अगर इसमें विरोधाभास है, इनके एविडेंस जो है मिसमैच हो रहे हैं और आप इनको मिसमैच कराने में कामयाब हो पाते हैं, तो इस सिनेरियो में आपको एक बेटर सपोर्ट जो है मिलेगा और बेटर जो है आप निकल पाएंगे इस मैटर से। एक बात जो है आपको समझनी है कि बी जयराज बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, सीएम गिरीश बाबू बनाम सीबीआई के इंपॉर्टेंट मामले हैं जहाँ पर भी ये रिट्रीव किया गया है। एक्सेप्टेंस एंड डिमांड मस्ट बी वॉलेंटरली। अगर ये वॉलेंटरली नहीं है तो अक्यूज को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। तो कुल मिला के डिमांड और एक्सेप्टेंस जो है वो साइन को ऑन है टू कॉन्स्टिट्यूट द अक्यूज गिल्ट, बट दे आर रिक्वायर्ड टू बी प्रूव बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। अगर ये बियॉन्ड डाउट प्रूव नहीं है तो सेक्शन 20 PC एक्ट की लाइट में अक्यूज को जो है कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। प्रेजेंट केस में जो परिवादी है ये सपोर्ट नहीं कर रहा है प्रोसिक्यूशन को। अदर जो अकम्पनिंग विटनेस है उसने ना देखा ना सुना, और बाकी विटनेस तो वैसे भी ईयर्स हैं। तो कोर्ट ने कहा कि जब डिमांड की एक स्टैटिक कॉन्सिस्टेंट एविडेंस नहीं है तो उस सिनेरियो में यद्यपि अमाउंट रिकवर है तब भी हम अक्यूज को जो है दोष सिद्ध नहीं कर सकते। द प्रोसिक्यूशन कैन नॉट टेक द एडवांटेज ऑफ इट्स ओन गिल्ट। तो प्रिजम्पशन तभी लागू होगा कि जब इलीगल ग्रेटिफिकेशन की डिमांड को और एक्सेप्टेंस को बियॉन्ड डाउट प्रूव किया जाता है। अगर एविडेंस में लैक आ रहा है और कंसिस्टेंसी नहीं है, चेन का जो है ब्रेकेज ऑब्जर्व हो रहा है, तो वहाँ पर अक्यूज को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट ने कहा कि जब डिमांड और एक्सेप्टेंस प्रूव नहीं है तो इस सिनेरियो में कोई भी पॉसिबल व्यू प्रोसिक्यूशन के पक्ष में नहीं लिया जा सकता, जिस कारण जो कन्विक्शन की मांग की गई है वो गलत है और जो एक्विटल का ऑर्डर है वो बिल्कुल सही है और ये स्ट्रॉन्ग रीजंस पे जो है बेस्ड है। तो कोर्ट ने कहा टू ड्रॉ द प्रिजम्पशन ऑफ सेक्शन 20 ऑफ द BC एक्ट, the prosecution is required to prove the demand and acceptance. In absence of valid demand, in absence of consistent demand, in absence of corroboration, it could not be said that the prosecution is succeeded to prove the case. तो कोर्ट ने यहाँ पर सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए जो एक्विटल का ऑर्डर था उसको अपील करने के आदेश दिए। तो साथियों ये फैसला जो है हमें सिखाता है 5 बातें। सबसे पहली बात, डिमांड एंड एक्सेप्टेंस जो है साइन को नॉन है इन द मैटर ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि डिमांड और एक्सेप्टेंस अगर प्रूव नहीं है, मीन्स परिवादी जो है समर्थन नहीं दे रहा है या परिवादी के बयान में जो है विरोधाभास है और अकम्पनिंग विटनेस के बयान में जो है विरोधाभास में है या मिसमैच है विद परिवादी, तो वहाँ पर आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तीसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है और उसकी कोई रिपोर्ट फाइल पर है और वो रिपोर्ट ही कहती है कि आपकी वॉइस है, तो अपने सर पर भी आप एक एक्सपर्ट से वॉइस स्पेक्ट्रोस्कोपी करा लें और ये रूल आउट भी करा लें कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उस पर क्या क्या मैनिपुलेशंस हैं, तो उसका फ़ायदा डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। चौथी बात है कि उनको केस प्रूव करना है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट और हमें उतना ही संदेह क्रिएट करना है। जितना हम संदेह क्रिएट कर पाएंगे उतना ही उनका जो जीत का फैक्टर है, जो पकड़ है, वो कमज़ोर होती जाएगी। और पाँचवीं इंपॉर्टेंट बात कि जब तक डिमांड और एक्सेप्टेंस साबित नहीं है तो कोर्ट किसी भी सूरत में मियर रिकवरी ऑफ मनी के बेसिस पे आपको कन्विक्ट जो है वो नहीं कर सकता। तो कुल मिला के जजमेंट जो बनते हैं ना, ये जो गाइडलाइंस देते हैं इनको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और उसके अनुसरण में जिरह और आर्गूमेंट करने चाहिए, ताकि करने वाले को भी आनंद आएगा और सुनने वाले को भी आनंद आएगा। अब अगर आप फाइल लेके पहुंच गए, आप बोले जा रहे हो, जब सुने जा रहा, तो उसका क्या फ़ायदा होगा। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट इज़ दैट टू मेक योर केस लॉजिकल, सबसे पहले फैक्ट को स्क्रूटनाइज करें, उसके बाद डिफेंस का ब्रीफ रेडी करें, उस पर रिसर्च करें और उसके बाद कंपाइलेशन करते हुए एक प्रॉपर ड्राफ्टिंग जो है रेडी करें, तब तो हो जाएगा फ़ायदा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा जो है आपको ऑब्जर्व नहीं होने वाला है। जब भी आप केसेस को लड़ते हो, मैं कई बार देखता हूँ आप लोग ब्लैंक या नेकेड जो है केसेस को लड़ते हो, गलत है। आपको केसेस का प्रॉपर स्क्रूटनाइजेशन करना है, उसका प्रॉपर डिफेंस ब्रीफ रेडी करना है, उसका प्रॉपर रिसर्च करना है, उसका प्रॉपर कंपाइलेशन करना है, ताकि जब भी हम कोई रेमेडी एग्जिस्ट करा रहे हैं या लेना चाहते हैं, चाहे वो एंटिसिपेटरी की हो, चाहे वो क्वेश्चन की हो, चाहे वो ट्रायल की हो, तो वो ईजी रहेगा टू कंटेस्ट। अदरवाइज़ क्या होगा कि ऑप्टिमम रिजल्ट जो है हमको ऑब्टेन नहीं हो पाएंगे और अच्छा केस भी हम जो है बिगाड़ देंगे। क्लियर है। तो प्रोसिक्यूशन का केस चाहे कोई सा भी हो, चाहे वो ईडी का हो, चाहे वो सीबीआई का हो, चाहे वो एसीबी का हो, आप ये मान के चलिएगा खामियां उसमें होती ही होती हैं। ये केस एब्सोल्यूट बन ही नहीं सकते। अगर आपने इसका ब्रेकेज जो है ढूंढ लिया, इनको ब्रेकेज कर दिया और जो फैक्ट्स हैं और जो सर्कमस्टेंसेस हैं उनको मिसमैच कर दिया, तो डेफिनेटली आपको जो है कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, इसको ध्यान में रखते हुए आगे जो है पैरवी कीजिएगा। तो साथियों, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साथियों, मिलते हैं जल्दी ही एक नई क्लास के साथ, और आप जो है इन अपडेट्स को लगातार पढ़ते रहा करो, ताकि आप जो है
इस सब्जेक्ट में जो है एक्विंट रहो और कोई भी आपको जो है बेवकूफ़ ना बना सके, और जब भी आप डील विद करो तो आप में एक अलग ही तरह का जो है कॉन्फिडेंस हो। तो साथियों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बालाजी की।